हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक बल 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा की देवकांता संतति सीरीज का तीसरा इशू का दूसरा भाग। तुम क्या कहना चाहते? अग्निदत्त उसकी ओर देखते हुए बोला। अब मुझे भी शक होने लगा है अग्निदत्त की कहीं वास्तव में हमसे किसी ने अय्यारी तो नहीं की। ठहरो, मैं अभी पता लगाता हूँ। कहने के साथ ही उस शिकारी ने भाले की नोक पर लगे हुए खून को ध्यान से देखा और फिर नाक के करीब लाकर उसे सूंघा तथा बोला, निश्चय ये किसी की अय्यारी है। क्या मतलब? अग्निदत्त ने बुरी तरह चौंक कर प्रश्न किया। मेरे भाले पर लगा हुआ ये खून किसी चीते का नहीं बल्कि आदमी का है। उस शिकारी ने जैसे शाब्दिक धमाका किया। क्या तुम खून सूंघकर यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो? अग्निदत्त गहनतम आश्चर्य के साथ बोला। क्या वास्तव में ये खून चीते का नहीं आदमी का है? लेकिन अगर आदमी का है तो तुमने तो भला चीते को ही मारा था। क्या आदमी भला कभी चीता बन सकता है? हाँ, अय्यार अगर होशियार हो तो चीता भी बन सकता है, शिकारी ने कुछ विचारते हुए कहा। लेकिन ऐसी अय्यारी की कमाल कोई छोटा मोटा अय्यार नहीं दिखा सकता, बल्कि कोई ज़बरदस्त अय्यारी होना चाहिए। क्यों? अभी कुछ देर पहले तो तुम कहते थे कि तुम अय्यारी जानते ही नहीं। अग्निदत्त व्यंग्यात्मक स्वर में मुस्कुराकर बोला। यह समय मजाक का नहीं है अग्निदत्त, शिकारी ने गंभीर स्वर में कहा। हमारे ख्याल से इतनी अच्छी अय्यारी हमारे गुरु भूतेश्वर नाथ के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता है। साथ ही ये बात भी है कि भूतेश्वर नाथ अपने खास शागिर्द के अलावा ये अय्यारी और किसी को सिखाते भी नहीं है। ओह, तो तुम्हारे गुरु भूतेश्वर नाथ हैं? अग्निदत्त बोला। तभी तो मैं कहूँ कि तुम इतनी अच्छी अय्यारी कैसे जानते हो। अब मैं समझ गया कि चीता बने हुए ये तुम्हारे गुरु भूतेश्वर नाथ ही होंगे। किंतु ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे उस्ताद को तुमसे ये अय्यारी दिखाने की क्या जरूरत थी। लेकिन मेरे लिए तो ये भी आश्चर्य की बात है कि कोई अय्यार चीता भी बन सकता है। वास्तव में भूतेश्वर नाथ सभी अय्यारों के उस्ताद हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई जो तुमने आखिर में कही, यानी ये अय्यारी भूतेश्वर नाथ अपने किसी खास शागिर्द को ही सिखाते हैं। खास शागिर्द से क्या मतलब? असल में बात यह है कि एक साल के अंदर भूतेश्वर नाथ के जितने भी शिष्य होते हैं, उनमें से जो भी शागिर्द सबसे होनहार होता है, वे केवल उसे ही अय्यारी सिखाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक साल में यह अय्यारी केवल एक ही आदमी को सिखाई जाती है। ओह, अग्निदत्त समझकर बोला। लेकिन देखो, चीता जिधर की तरफ गया है उधर खून के निशान बने हुए हैं। इस तरह चल रहा देखेगी क्या? शायद ये खून के निशानों में किसी मंजिल पर पहुंचा दे। मैं भी भूतेश्वर नाथ से मिल लूंगा। ठहरो, शिकारी को सोचता हुआ बोला। पहले हर बात पर अच्छी तरह विचार कर लो, अभी आगे बढ़ना उचित है। हमें किसी जाल में उलझाने के लिए किसी का धोखा भी हो सकता है, क्योंकि आज पूरे 3 साल हो गए मैं अपने उस्ताद भूतेश्वर नाथ से तो मिला नहीं। फिर खुद उस्ताद को मुझसे अय्यारी करने की क्या ज़रूरत पड़ सकती है? निश्चय ये धोखा है और कोई हमें किसी जाल में उलझाना चाहता है। लेकिन हम लोगों को कोई जाल में उलझा कर लेगा क्या? हम कोई राजा महाराजा तो हैं ही नहीं। अग्निदत्त ने कहा। कुछ घड़ी उन दोनों के बीच इसी तरह की बातें होती रही। अंत में यही निर्णय हुआ कि चलकर देखना चाहिए। हालांकि जो कुछ हुआ था वह अभी तक ज़्यादा रहस्य में नहीं था, किंतु भाले पर लगे खून ने उन्हें विचित्र तरद्दुत में डाल दिया था। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अगर उनके साथ किसी ने यह यारी की भी है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। उन दोनों के दिलों में ये जानने का कौतूहल जाग चुका था, इसलिए वे दोनों उन्हीं खून की बूंदों का पीछा करने लगे। जिस जगह ये घटना हुई थी वो एक जंगली पहाड़ की चोटी थी। उस जगह चारों तरफ झरबेरी, मकोए इत्यादि इसी किस्म के अनेक जंगली पेड़ थे। खून की बूंदें उन्हें अधिक दूर तक न ले जाकर एक पगडंडी तक ले गई। वृक्षों एवं झाड़ियों की बहुतायत के कारण वे अधिक दूर तक नहीं देख सकते थे, मगर इतना तो वो देख ही रहे थे कि पगडंडी उन्हें नीचे लिए जाना चाहती थी। सर्प की भांति बल खाती ये बटिया यानी पगडंडी पहाड़ी ढलान पर उतरती चली गई थी और उसी पर खून की बूंदों के निशान बने हुए थे। पगडंडी उतरते हुए वे नीचे पहुंचे। सामने ही दूसरी पहाड़ी चमकने लगी और दूर दोनों पहाड़ियों के बीच की तलहटी में उन्हें एक छोटा सा मकान चमका। उन्होंने ध्यान से देखा, खून की बूंदें उसी मकान की ओर चली गई थी। वे अभी उस तरफ बढ़े ही थे कि शंख बजने की आवाज़ ने उन्हें टिटका दिया। इस बार और भी ज़्यादा तरद्दुद का शिकार होकर दोनों दोस्त उस सामने वाले मकान की ओर देखने लगे, क्योंकि शंख बजने की यह आवाज़ उसी तरफ से आई थी। खैर, मुख्तसर ये कि तरद्दुद में फंसे हमारे ये दोनों नौजवान मकान के पास पहुंच गए। यह मकान अधिक बड़ा नहीं था। चारों तरफ अजीब सी काले पत्थरों की चारदीवारी खिंची हुई थी। उसी के अंदर एक मंजिला मकान था, यहाँ से जिसकी केवल छत चमक रही थी। उनके सामने ही चारदीवारी में एक दरवाज़ा बना हुआ था जो इस समय भिड़ा हुआ था। अग्निदत्त ने उसे ढकेला तो वह घर्र घर्र की आवाज़ के साथ खुल गया।
सामने ही एक दालान था। दालान में एक काठ की चौकी और चौकी पर मृगशाला बिछी हुई थी। उस पर एक महात्मा विराजमान थे। नीचे धूनी लग रही थी और चौकी पर बैठे हुए महात्मा दरवाजे की ओर पीट के चिलम पी रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वे एकदम पलटे और उन दोनों की ओर देखकर बोले, ओह देव सिंह, आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। क्या यही भूतेश्वर है? अग्निदत्त ने बहुत धीरे से अपने साथी से पूछा। नहीं, शिकारी जो वास्तव में देव सिंह था बोला, यह भूतेश्वर नाथ नहीं, कोई और ही है। आओ, आओ देव सिंह। इससे पहले कि अग्निदत्त कुछ और पूछते महात्मा ने कहा, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी और गुप्त बातें करनी है। आओ, डरो मत, हमारे पास आ जाओ। फिर अंदर की ओर मुँह करके बोले, नन्नी, अरे ओ नन्नी। हाँ बापू। अंदर के कमरे से आवाज़ आई और साथ ही एक कम उम्र की कमसिन सी लड़की बाहर आई। उसने उन दोनों को देखा और बोली, अरे देव सिंह जी, आप आ गए। बापू आप ही की तो बाट जो रहे थे। ठहरिए। ये कह वो पुनः पोटरी में घुस गई और इस बार जब लौट कर आई तो साथ में एक काला कंबल भी लाई। उसे धोनी के पास ही बिछाकर वह बोली, आइए, इस पर बैठ जाइए। अग्निदत्त और देव सिंह विचित्र से उलझन के साथ कभी महात्मा को देखते तो कभी उस लड़की को, जिसका नाम महात्मा जी ने नन्ही लिया था। उन दोनों के ही बदन पर घेरे हुए कपड़े थे। दोनों युवकों की नज़रें मिली और वे कंबल पर बैठ गए। बैठते समय उन्होंने देखा कि महात्मा जी के लिबास में कई स्थान पर बूंद की बूंदें लगी हुई थी। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि यही महात्मा चीता बना हुआ था। किंतु उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। इस विषय पर कोई बात न छेड़कर देव सिंह ने कहा, हमने आपको पहचाना नहीं महाराज, आप कौन हैं? हमसे क्या चाहते हैं? आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं? इस जंगल में आप क्यों रहते हैं और हमारा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? इन सब बातों को छोड़ो देव सिंह, महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा इंतज़ार बहुत ही ज़रूरी और भेद भरी बातें करने के लिए कर रहा था मैं। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो और हमारी बातों पर विश्वास करना। पहले तो आप कृपा करके बताइए कि क्या आप ही वह चीता बने थे जिसे हमने घायल किया? अग्निदत्त ने पूछा। नहीं, मैं वो नहीं हूँ, महात्मा जी ने सीधा और सपाट उत्तर दिया। तो फिर आपके कपड़ों पर यह खून? देव सिंह ने प्रश्न किया। इसका क्या सबब है? इसका वह सबब नहीं है जो तुम समझते हो, महात्मा जी ने कहा। इसका तो कोई दूसरा ही सबब है। लेकिन तुम फिलहाल इन बेकार की बातों में अपना दिमाग मत उलझाओ। इस समय केवल उस बात पर ध्यान दो जिसके लिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देव सिंह और अग्निदत्त की नज़रें मिली। अभी वे अपनी नज़रों के माध्यम से कोई खास बात कर भी नहीं पाए थे कि महात्मा जी ने नन्ही से कहा, नन्ही बेटी, ज़रा मेरा वो थैला लाना जो अंदर कोठरी में खूंटी पर लटक रहा। नन्ही पुनः वहाँ से चली गई और इस बार जब वह वापस आई तो उसके हाथ में गेरुए रंग का एक बहुत बड़ा सा थैला था। हाथ बढ़ाकर महात्मा जी ने थैला ले लिया और बोले, नन्ही बेटी, मुझे देव सिंह से कुछ गुप्त बातें करनी। तू अंदर जाकर मेहमानों के लिए भांग छान। नन्ही उनका आदेश प्राप्त कर चली तो गई, परंतु देव सिंह और अग्निदत्त ने यह महसूस किया कि वह अजीब सी नज़रों से घूर कर गई थी और जाने के ढंग से साफ जाहिर था कि वह जाना नहीं चाहती थी, बल्कि वे भेद भरी बातें वह भी सुनना चाहती थी। नन्ही के अंदर चली जाने के बाद महात्मा जी ने थैले से एक तस्वीर निकाली और देव सिंह तथा अग्निदत्त के सामने रखकर बोले, ध्यान से देखो इस तस्वीर को। क्या तुम इसे पहचानते हो? दोनों ने झुककर उस तस्वीर को देखा और चौंक पड़े। देव सिंह बोला, हाँ, हम पहचानते हैं इसे। ये राजगढ़ और रायगढ़ी की सरहद के बीच बना एक खंडहर है और इसे लोग राक्षस नाथ का तिलिस्म कहकर पुकारते हैं। यह तिलिस्म राजगढ़ और रायगढ़ी की सरहदों के बीच में ऐसे स्थान पर स्थित है कि इसका आधा भाग राजा चंद्रदत्त के राज्य में है और आधा सूर्यजीत के। इसी के कारण दोनों में दुश्मनी भी है। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, महात्मा जी ने कहा। यह राक्षस नाथ का ही तिलिस्म है। सबको ये संदेह है कि तिलिस्म के अंदर कोई भारी खजाना है, किंतु उस खजाने की कीमत का कोई स्वप्न में भी अनुमान नहीं लगा सकता। आज हम तुम्हें बताते हैं कि राक्षसनाथ के इस तिलिस्म में 20 लाख का खजाना है। यह खजाना केवल उसी के हाथ लगेगा जिसके नाम से तिलिस्म को बांधा गया। 20 लाख? देव सिंह और अग्निदत्त के मुंह से आश्चर्य में डूबा सर निकले। हाँ, इस राक्षसनाथ के तिलिस्म में पूरे 20 लाख का खजाना। हालांकि ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है, परंतु सभी को ये शक जरूर है कि इसमें कोई खजाना। यही सबब है कि चंद्रदत्त और सूर्यजीत के बीच हमेशा दुश्मनी होती रही। परंतु असल पूछो तो ये तिलिस्मी खजाना उनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दुनिया में केवल एक ही आदमी ऐसा है जिसे ये खजाना प्राप्त होगा। वो आदमी कौन है महात्मा जी? तुम, महात्मा ने देव सिंह से कहा। हाँ, चाहे कोई कितने मनोरथ कर ले, मगर ये खजाना हर हालत में तुम्हें ही प्राप्त होगा। इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि राक्षस नाथ ने यह तिलिस्म तुम्हारे ही नाम से बांधा। केवल तुम ही उस खजाने के अधिकारी है। क्या मतलब? देव सिंह चौंका। आप ये क्या कह रहे हैं?
तिलिस्म तो राजकुमारों के बांधे जाते हैं। मैं तो गरीब अंधे माता पिता का लड़का हूँ। भला मेरा किसी तिलिस्म से क्या मतलब? आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। ऐसे काम भला मैं गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें है देव सिंह। महात्मा जी बोले, तभी तो हमने कहा था कि आज हम तुमसे बड़ी गुप्त बातें करने वाले। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम तुम्हारे दोस्त अग्निदत्त के सामने भी नहीं कर सकते। अगर बुरा ना मानो तो कान में मेरी बात सुनो। एक बार देव सिंह ने अग्निदत्त की ओर देखा तथा फिर अपना कान महात्मा जी के मुंह के समीप कर दिया। हम नहीं कह सकते कि महात्मा जी ने देव सिंह की ओर झुककर उसके कान में क्या कहा, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि क्या। उनकी बात सुनकर देव सिंह आश्चर्य से उछल पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं? यह भला कैसे संभव है? हैरत के कारण देव सिंह का इतना बुरा हाल था कि इसकी आंखें फट गई थी। यह सच है देव सिंह। महात्मा जी वेद भरी हंसी के साथ बोले, अगर यकीन ना हो तो तुम हमारे कथन की जांच करके देख सकते। यह तो पक्की बात है। देव सिंह उसी हैरत के साथ बोला कि मैं बिना जांच किए तो आपकी बात पर विश्वास करूंगा ही नहीं, और मेरे लिए इस बात की जांच कर लेना भी कठिन नहीं है। मगर आपका कहा अगर सच है तो इसका सबब क्या है? क्यों वे सारी दुनिया को धोखा दे रहे हैं? केवल धोखा देने के लिए वे सारी दुनिया को धोखा दे रहे हैं महात्मा। महात्मा जी ने बताया, जब तुम अपनी जांच कर लो, हमें पता है कि हमने जो कुछ कहा है वह सच है। जांच करने के बाद उसका सबब उन्हीं से पूछ लेना। जो वे बताएंगे वही सच्चाई होगी। खैर, इस समय हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जो बात हमने तुम्हारे कान में कही उसकी जांच कर लेना। अब हम तुम्हें इस थैले में से बहुत सी चीज़ें निकाल कर दिखाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही काम की हैं। देखो। कहते हुए महात्मा ने थैले से एक हीरों का जड़ाऊ डिब्बा निकाल और उसे खोला। देव सिंह और अग्निदत्त ने देखा, उसके अंदर एक मोटी हस्तलिखित जिल्ददार किताब रखी थी। महात्मा जी बोले, इस किताब को देखो। असल में यह किताब उस राक्षसनाथ वाले तिलिस्म की चाबी है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह किताब खुद राक्षसनाथ ने अपने खून से लिखी है। इस सबब से इस किताब यानी राक्षसनाथ के तिलिस्म की चाबी का नाम रक्त कथा पड़ा। तिलिस्म बांधने के बाद राक्षसनाथ के पास इतना धन भी नहीं रह गया था कि वह स्याही भी खरीद सकता। इसलिए उसने तिलिस्म तोड़ने की विधि इस किताब में अपने खून से लिखी है। देखो, इसके ऊपर लिखा है रक्त कथा। अभी महात्मा जी कुछ कहना ही चाहते थे कि एकाएक मकान के पीछे से किसी लड़की की चीख गूंजी। अरे! महात्मा जी एकदम चौंक कर उछल पड़े। नन्ही क्यों चीखी? इतना कहते ही महात्मा जी दालान में से कूदकर मकान के पीछे की ओर भागे। देव सिंह और अग्निदत्त की नजरें अभी मिली ही थी कि बचाओ बचाओ! मकान के पीछे नन्ही की मार्मिक चीखें गूंजने लगी। अभी तक वे कुछ निर्णय नहीं कर पाए थे कि तभी अचानक उनके पास वाली कोठरी से चीते की दिल हिला देने वाली दहाड़ गूंजी। अभी उन्होंने पलटकर उस तरफ देखा ही था कि वही भयानक चीता कोठरी के दालान से बाहर एक जंप के साथ आ गया। चीता अभी तक घायल था। उसे देखते ही झपट कर देव सिंह ने अपना भाला संभाला। एक क्षण चीते ने अपनी लाल लाल खौफनाक आंखों से उसे घूरा और तुरंत जंप लगाकर मकान के पीछे उसी तरफ चला चला गया जिधर महात्मा जी गए थे। बचाओ बचाओ! उसी क्षण टन्नी की आवाज़ पुनः गूंजी। देव सिंह और अग्निदत्त ने देखा, उस कोठरी में दूसरी तरफ एक बड़ा जंगल था। जंगले के पार का दृश्य देखकर अग्निदत्त और देव सिंह दहल उठे। उन्होंने देखा कि वहां खिड़की के पास एक नरकंकाल खड़ा था। बड़ा खौफनाक लगने वाला हड्डियों का ढांचा। साहस करके देव सिंह ने भाला संभाला और कोठरी के अंदर कूद पड़ा। तभी नरकंकाल देव सिंह की ओर मुड़ा। एक भयानक चिंगार के साथ कंकाल के मुंह से आग निकली। देव सिंह और अग्निदत्त फिर पीछे हट गए। इस बार जब आंखें देखने लायक हुई तो नरकंकाल अपने स्थान से गायब था। उसी समय नन्ही की चीख फिर गूंजी। देव सिंह और अग्निदत्त झपट कर जंगले पर पहुंचे। बाहर का दृश्य देखते ही देव सिंह और अग्निदत्त सहम उठे। एक डरावनी शक्ल का आदमी नन्ही को अपनी बगल में दबाए हुए था। उसके जिस्म पर एक अजीब सा कवच था। घायल चीता डरावने आदमी पर रह रहकर झपट रहा था, मगर उसके कवच के कारण चीता अपने प्रयास में सफल नहीं हो रहा था। हालांकि वह भयानक आदमी उस चीते से बचने का बहुत प्रयास कर रहा था, मगर आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी अपने हाथ में दबे हरवे का एक भी वार चीते पर नहीं कर रहा था। यह देखकर देव सिंह बोला, हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन इधर से रास्ता नहीं है, हमें घूमकर जाना होगा। कहते हुए अग्निदत्त कोठरी के दरवाजे की ओर मुड़ा, किंतु ये देखकर वे स्तब्ध रह गए कि कोठरी में कोई दरवाज़ा नहीं था। जिस दरवाजे से वो दोनों आए थे वो दरवाज़ा भी अब नहीं था। दोनों यही महसूस कर रहे थे जैसे उन्हें किसी चूहेदान में बंद कर दिया गया हो। हाँ, वह जंगला अभी तक खुला हुआ था। छठा बयान। सुबह का समय है। इस समय हम अपने पाठकों को एक खुशनुमा बाग में लेकर चलते हैं। राजगढ़ के दक्षिण की ओर एक रियासत है जिसका नाम चंपानगर है। इस रियासत की रानी का नाम देविका रानी है। आज से 3 वर्ष पहले यहाँ के राजा शंभू दयाल थे।
किंतु उनके आकस्मिक देहांत के बाद यहाँ की रानी उनकी धर्मपत्नी देवका रानी बनी, क्योंकि दुर्भाग्यवश शंभु दयाल और देवकी के कोई पुत्र पैदा न हुआ। एक लड़की है जिसका नाम गंगा देवी है। पुत्र न होने के कारण चंपानगर की राजगद्दी का भार देवकी पर ही आ गया, और इस भार को वह बड़ी मेहनत, लगन एवं परिश्रम से संभाले हुए थी। चंपानगर की प्रजा को कभी देवकी से किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। सुबह के समय वह हर रोज अपनी रियासत की प्रजा की शिकायतें सुना करती थी। यह समय वही था, किंतु आज इस समय देवकी महल के उस कृष्णमा बाग में संगमरमर की बेंच पर बैठी है। इस समय हम उसी रानी देवकी के पास बैठे हुए अग्निदत्त को देख रहे हैं। मुलाकाती लोग बाग के दूसरी तरफ इन दोनों की बातें खत्म होने का इंतजार। बाग के चारों तरफ रियासत के सिपाहियों का कड़ा पहरा है। मुलाकातियों से कह दिया गया था कि इस समय महारानी साहिबा अपने खास अय्यार अग्निदत्त से गुप्त बातें कर रही हैं। आज वे उन बातों के बाद ही मुलाकातियों की फरियाद सुन सकेंगी। जिस स्थान पर अग्निदत्त और रानी देव की बातें कर रहे हैं वहाँ आसपास अन्य कोई नजर नहीं आता। सभी सोच रहे हैं कि आखिर अग्निदत्त और देवकी में ऐसी क्या गुप्त बातें हो रही हैं जो इतना समय गुजरने के बाद भी खत्म नहीं होती। और लोग तो उनकी बातें सुन नहीं सकते, परंतु आइए हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं। फिर क्या हुआ? उस कोठरी से तुम्हें कैसे छुटकारा मिला, और उस झोले का क्या हुआ जिसमें रक्तकथा थी? रानी देवकी ने पूछा। जब हमने देखा कि उस कोठरी में हम जिस रास्ते से आए थे उसमें अब वह रास्ता ही नहीं था, बल्कि हमारे सामने से में बिल्कुल सपाट दीवार थी। वहाँ कोठरी में हमें कहीं भी कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आता था, अलबत्ता वह जंगला उसी तरह था। विवश होकर हम फिर जंगले की ओर घूमे। इस बार जंगले के दूसरी तरफ के दृश्य में काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। हमने देखा कि इस समय वहाँ चीता नहीं था, बल्कि उसके स्थान पर वही हड्डियों का ढांचा यानी नरकंकाल था, जिसे हम एक बार इसी कोठरी में देख चुके थे जिसमें कि हम इस समय थे। बिना मांस, खून और खाल का यह अस्थिपंजर इस समय हमें पहले से भी ज़्यादा भयानक लगा। कदाचित इसका सबब यही था कि हमने उस कंकाल को पहले से अधिक ध्यान से देखा था। उसकी आंखों के स्थान पर 2 गड्ढे और मुंह भी जीभ रही केवल एक गड्ढा ही था। वह डरावना आदमी इस समय भी नन्ही को अपनी बगल में दबाए हुए था। नन्ही अभी तक चीख रही थी, और वह हड्डियों का ढांचा अजीब तरह की खटखट की आवाज़ करता हुआ धीरे धीरे उस डरावने आदमी की तरफ बढ़ रहा था। उस कोठरी में कैद हम स्तब्ध से उस भयानक दृश्य को जंगले में से देख रहे थे। अचानक कंकाल के कंठ से पुनः एक खूंखार आवाज़ निकली। वह आवाज़ बड़ी डरावनी थी। उस आवाज़ से भयभीत होकर उस डरावने आदमी ने नन्ही को छोड़ दिया। उसी समय कंकाल के मुंह से ढेर सारी आग निकली और लप लपाकर उस डरावने आदमी पर झपटी। वह आदमी डरकर कंकाल से विपरीत दिशा में भागा। हमारी दृष्टि उसी पर थी, और हमारी आंखों से ओझल वह उसी समय हुआ जब वह कूद कर चारदीवारी के पार हो गया। हमने उस तरफ देखा जहाँ कुछ ही देर पहले कंकाल खड़ा था तो दंग रह गए। उस स्थान पर अब कंकाल का नामो निशान भी नहीं था। हमने देखा कि नन्ही भागकर हमारे जंगले की तरफ आ रही है। क्या आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते थे? नन्ही ने हमारे पास जंगले पर आकर कहा। तब हमने उसे बताया कि हमें इस कोठरी का दरवाज़ा कहीं भी नज़र नहीं आता। इतना सुनकर उसने कहा कि घबराओ मत, दरवाज़ा मैं अभी खोल देती हूँ। इतना कहकर नन्ही जंगले से हटी और हमारी आंखों से ओझल हो गई। हम दोनों में से कोई भी नहीं देख सका कि बाहर से उसने क्या तरकीब की, मगर कुछ देर बाद ही कोठरी में उसी जगह पर दरवाज़ा बन गया। हम दोनों बाहर आ गए। बाहर दालान में नन्ही हमारा इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर सांस लेने के लिए अग्निदत्त रुका तो देवकी ने पूछा, उस चीते का क्या भेद था, कुछ पता लगा? चीते का तो हम कुछ भेद नहीं जान सके, मगर हमें ऐसा लगता है कि वो महात्मा ही चीता बना होगा। क्या आप इस बारे में अपनी राय दे सकती हैं? हालांकि मैं बहुत कुछ समझ रही हूँ, हल्के से मुस्कुराकर देवकी ने कहा, मगर पहले तुम कहो आगे क्या हुआ? हमने जो देखा ये सब क्या खेल था? दालान में आते ही हमने नन्ही से पूछा। इसके जवाब में नन्ही बोली, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब क्या मामला है, शायद बापू को कुछ पता हो। बापू इधर मकान के पीछे बेहोश पड़े हैं, उन्हें होश में लाकर उनसे कुछ पूछो। कहती कहती नन्ही अभी तक भैंसे काँप रही थी। हम दोनों उसके साथ मकान के पीछे गए। वहाँ एक कोने में महात्मा जी को बेहोश पड़े पाया। मैंने अपने बटुए से लकलका निकाल कर उन्हें सुंघाया। 2-3 बार सुंघाने के बाद उन्हें होश आया तो वे चौंक कर उठ बैठे। सबसे पहले उन्होंने कहा, मेरा झोला कहाँ है? इतना कहकर वे दालान की तरफ भागे, किंतु वहाँ झोला ना देखकर चीख पड़े। हम भी उनके पीछे पीछे ही भागे थे। हमने पूछा, क्या बात है महात्मा जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या तुमने मेरा झोला उठाया है? परेशान से होकर महात्मा जी ने हमसे प्रश्न किया। हमारी नहीं सुनकर तो जैसे उनके होश ही गुम हो गए। वे रह रहकर चीखने तथा माथा और छाती पीटने लगे। जब हमने उन्हें काफ़ी समझाया तो वे देव सिंह से बोले, तुम और तुम्हारे माँ बापों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है देव सिंह। इस समय हमसे कोई प्रश्न मत करो, तुम्हारे माँ बाप खतरे में। जाओ
जल्दी जाओ नहीं तो। कुछ कहते कहते रुक गए महात्मा जी, फिर एकदम विषय बदल कर बोले, सारे किए धरे पर पानी फिर गया। जिसका मुझे डर था वही हुआ। मैं झोला दुश्मनों के हाथ लग गया। अब ना जाने क्या अनर्थ होगा। देव सिंह, तुम जल्दी से जाकर अपने माँ बाप को बचाओ। इसके बाद हमने महात्मा जी से बहुत कुछ पूछा, मगर उन्होंने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं झोला चला जाने का उन्हें इतना रंज था कि उन्होंने हमारी एक न सुनी। उधर महात्मा जी की बातों से देव सिंह को अपने माता पिता के बारे में बड़ी चिंता हो गई थी, अतः वह भी वहाँ न ठहरा और मुझे भी खींच लाया। लेकिन तुम देव सिंह को गिरफ्तार करके यहाँ क्यों नहीं ले आए? देवकी ने अग्निदत्त से प्रश्न किया। कमाल है रानी साहिबा, अग्निदत्त बोला। आपको मैंने पूरी घटना सुना दी, फिर भी आप देव सिंह का महत्व नहीं समझी। जरा सोचो कि उस महात्मा ने कहा था कि राक्षस नाग का तिलिस्म केवल देव सिंह ही तोड़ सकता, अतः देव सिंह से अधिक काम का आदमी भला इस जमाने में और कौन होगा? फिर मुझे उससे वह बात भी पता लगानी है कि महात्मा ने उसके कान में क्या कहा था। मैं जानती हूँ कि महात्मा ने उसके कान में क्या कहा था। देव की बड़ी गहरी मुस्कान के साथ बोली। क्या? अग्निदत्त बुरी तरह चौंक पड़ा। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे यकीन नहीं होता। यह माना अग्निदत्त कि तुम बहुत अच्छे अय्यार हो, लेकिन खैर छोड़ो। क्या तुम इस राजमहल में उस महात्मा को देखने की कल्पना कर सकते हैं? क्या? अग्निदत्त च्यों उठा। हमारे साथ आओ। यह कहकर देवकी अग्निदत्त को बाग में एक चुनार के पेड़ के पास ले आई। तरद्दत में फंसा अग्निदत्त अभी उनके साथ ही था कि पेड़ के पीछे से वही महात्मा निकलकर सामने आ गए। अग्निदत्त की उलझन का कोई ठिकाना नहीं रहा था। महात्मा जी मुस्कुराते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे। अग्निदत्त अच्छी तरह पहचान रहा था। बेशक ये लोग उसको बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे थे, किंतु असल चालाक तो वह आदमी था जो बेंच के नीचे लेटा उनकी सब बातें सुन रहा था, किंतु कोई दखल नहीं कर रहा था। 7वां बयान। सामने खड़े करतार सिंह के चेहरे पर मौजूद भावों का एक भी लक्षण ऐसा नहीं था जो ये प्रदर्शित करता कि उसे किसी तरह का भय है, जबकि चंद्रदत्त, शंकरदत्त और बालीदत्त गहन आश्चर्य से उसका चेहरा तक रहे थे। करतार सिंह की अभी तक की बातों से वे यही समझ रहे थे कि नलकू राम ने किसी सबब से अपना विचार बदल दिया होगा और वह पन्नालाल के स्थान पर करतार सिंह के बेच में यहाँ आया है। परंतु जोरावर सिंह के संदेह प्रकट करने पर करतार सिंह ने जिस दृढ़ता के साथ अपनी जांच करने के लिए कहा था, वह आश्चर्य की ही बात थी। चंद्रदत्त इत्यादि समझते थे कि यह नलकू है, तो फिर क्या इसे इस बात का जरा भी भय नहीं है कि अगर इसकी जांच की गई तो सारी कलई खुल जाएगी। खैर, वे सब अपने अपने विचारों में फंसे रहे। उसी समय वहाँ सुखदेव भी पहुंच गए। उसे देखते ही जोरावर सिंह ने उससे कहा, वाह सुखदेव जी, तुम भी अच्छे समय पर यहाँ पहुंचे। इस समय हमें किसी अय्यार की ही ज़रूरत थी। जरा अपने बटुए से रोगन उतारने की दवा निकालकर सामने खड़े करतार सिंह के चेहरे पर तो लगाओ। ये राजगढ़ से एक ऐसी खास खबर लेकर यहाँ पहुंचे जिसे सुनते ही सारी सेना राजगढ़ पहुंचने के लिए तैयार हो जाए। इसी से हमें शक होता है कि ये करतार सिंह कहीं सुरेंद्र सिंह का अय्यार तो नहीं। कभी ये सोचते हो कि हमारी इतनी मेहनत पर ये एक ही साइड में पानी फेर दें? सुखदेव सिंह आगे बढ़ा और अपने बटुए से एक दवा निकालकर अच्छी तरह से करतार सिंह के चेहरे पर मली, परंतु करतार सिंह के चेहरे पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर जहां जोरावर सिंह की गलतफहमी दूर हो गई, वहां चंद्रदत्त, शंकरदत्त और पालीदत्त का तरद्दुद और भी अधिक बढ़ गया। वे सोचने लगे कि अगर ये नलकू राम होता तो निश्चय ही उस दवा से भेद खुल जाता, किंतु इसका मतलब तो ये हुआ कि राजगढ़ से आने वाला करतार सिंह असली करतार सिंह है। अगर ये असली है तो इसे राजगढ़ से झूठी खबर लाने से क्या मतलब? कहीं ये खबर वास्तव में सच्ची ही तो नहीं है। कहीं सूर्यजीत ने सचमुच ही तो राजगढ़ पर हमला नहीं कर दिया। परंतु अगर यही सोच लिया जाए तो नलकूराम कहाँ गया? वह भी तब पन्नालाल के भेष में आया क्यों? खैर, वे इसी तरद्दुद के शिकार थे और उधर जोरावर को करतार सिंह पर विश्वास हो गया था। उसने करतार सिंह से पूछा, क्या तुम राजगढ़ से यहाँ तक पैदल ही आए? नहीं, करतार सिंह ने जवाब दिया, हम घोड़े से आए। कल सुबह ही वहाँ से चले, बड़ी कठिनाई से यहाँ तक पहुँचे। क्या ये खबर बिल्कुल सच्ची है जो तुमने हमें सुनाई है? जोरावर ने पूछा। क्या वास्तव में सूर्यजीत ने राजगढ़ पर हमला किया है? जी हाँ, करतार सिंह बोले। अगर जल्दी ही मदद न भेजी गई तो राजगढ़ में हमारे परिवार लाशों में बदल जाएंगे। अब हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? जोरावर सिंह ने घूमकर चंद्रदत्त से पूछा। अपने विचारों में खोए चंद्रदत्त चौंके, फिर सोचा, जो भी हो, चाहे ये खबर झूठी हो या सच्ची, किंतु यहाँ से चलना तो है ही। अतः बोले, हमारा ख्याल क्या पूछते हो? जब राजगढ़ से आए करतार सिंह ऐसी खबर सुनाते हैं तो भला हम यहाँ कैसे बैठे रह सकते हैं? हमारा सबसे पहला काम तो अपने राज्य की रक्षा करना है। तुरंत सेना में घोषणा कर दो कि हमें इसी समय राजगढ़ कूच करना है। हम कांता की खातिर अपने राज्य की बर्बादी नहीं देख सकते। पहला काम राजगढ़ को बचाना है। कांता वाला काम तो बाद में भी देखा जा सकता है। तुम भी फौरन कूच की तैयारी करो, तब तक हम करतार सिंह से बातें करते हैं।
जोरावर सिंह कोई बागी तो था नहीं जो चंद्रदत्त की हुक्मदिली करता। ये तो केवल चंद्रदत्त का भ्रम था जिसे शेर सिंह ने अपनी अय्यारी से पैदा किया था। जोरावर सिंह ने सलाम किया और हुक्म की तामील करने के लिए सैनिक खेमों की ओर चल दिया। उसके दूर जाते ही करतार सिंह बोला, कहिए महाराज, कैसी रही? जोरावर सिंह जैसा धूर्त आदमी भी आकर धोखा खा ही गया ना। क्या मतलब? चंद्रदत्त ने चौंका करतार सिंह की ओर देखा। क्या तुम असली करतार सिंह नहीं हो? जी नहीं, करतार सिंह ने मुस्कुराकर कहा, मैं नलकू राम हूँ। हालांकि मैं रात आपसे कहकर गया था कि मैं पन्नालाल बनकर यहाँ आऊँगा, लेकिन बाद में सोचा कि मैं पन्नालाल की जगह करतार सिंह की नकल अच्छी तरह उतार लूँगा, इसलिए करतार सिंह बनकर ही यहाँ आया। मैं जानता हूँ कि आप इस तरद्दुद में पड़े हुए हैं कि फिर भला सुखदेव की दवा ने मेरा भेद क्यों नहीं खोला। इसका सबब यह है कि सुखदेव मेरा बहुत ही विश्वसनीय साथी है। मैंने पहले ही सोच लिया था कि जोरावर मेरी जात पर जोर दे सकता। इस खतरे से बचने के लिए मैंने रात ही सुखदेव को सब कुछ बता दिया था। अतः इस समय सुखदेव ने मेरे चेहरे पर कोई दवा नहीं बल्कि साधारण पानी लगाया था, और मेरे चेहरे पर लगा रोगन इतना कच्चा नहीं है कि साधारण पानी से साफ हो सके। उसकी ये बात सुनकर चंद्रदत्त, शंकरदत्त और बालीदत्त का तरद्दुद दूर हुआ और तीनों ही बेहद खुश हो गए। चंद्रदत्त ने एक साथ करतार सिंह और सुखदेव की पीठ थपथपाते हुए कहा, हम तुम दोनों से बहुत खुश हैं। जिस चालाकी से तुमने हमें जोरावर सिंह जैसे नमक हराम से बचाया है, हम तुम्हें उस चालाकी की दाद देते हैं। नलकूराम, राजगढ़ पहुंचते ही हम तुम्हें अपना सबसे बड़ा अय्यार घोषित करते। इस तरह वे तीनों ही पिता पुत्र बेहद खुश थे। वे बेचारे क्या जानते थे कि शेर सिंह और गोपाल दास ने उन्हें कितना जबरदस्त धोखा दिया। थोड़ी देर में उस खबर की सूचना सेना को दे दी गई जो करतार सिंह बने शेर सिंह ने दी थी। उस खबर को सुनते ही सभी सिपाही राजगढ़ पहुंचने के लिए व्यग्र हो गए। तुरंत तैयारियां होने लगी और दोपहर तक सेना ने वहां से डेरा उठा लिया और कूच कर गई। सुखदेव बने गोपाल दास और करतार सिंह बने शेर सिंह महाराज चंद्रदत्त के साथ ही थे। सभी को राजगढ़ पहुंचने की जल्दी थी, अतः रात के पहले पहर तक वे भरतपुर की सीमा से बाहर निकल गए और रात काटने हेतु जंगल में पड़ाव डाला। इस समय हम चंद्रदत्त के डेरे का हाल देखते। वहां कंदील की रोशनी है और धरती पर बिछे कालीन पर इस समय चंद्रदत्त, शंकरदत्त, बालीदत्त और करतार सिंह तथा सुखदेव को देखते हैं। चंद्रदत्त करतार सिंह से कह रहे हैं, भरतपुर से निकलकर अब हम खुद को आज़ाद सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है महाराज। करतार सिंह ने कहा, जब हम राजगढ़ के पास पहुंचेंगे तो वहां मेरी सूचना गलत साबित हो जाएगी। इससे जोरावर सबको समझ जाएगा और भेद खुल सकता है। हमें पहले ही इस खतरे का मार खोज कर रखना चाहिए। तुम ठीक कहते हो नलकूराम, मेरे ख्याल से इसका उपाय भी तुम ही सोचो, बालीदत्त ने कहा। खैर, अब कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, करतार सिंह ने कहा। जोरावर सिंह से जितना डरा मैं उस समय भरतपुर में था उतना अब नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि पूरी सेना ही उसका पक्ष लेगी। वहाँ तो ये डर था कि सुरेंद्र सिंह भी उससे मिले हुए थे, अर्थात अगर हमारी सेना में से आधी सेना भी जोरावर का साथ देती तो सुरेंद्र सिंह की मदद से वह हमें खत्म कर देता। किंतु यहाँ इतना डर नहीं है। हम क्यों ना आज की ही रात जोरावर सिंह को गिरफ्तार कर लें। लेकिन ये काम इस तरह होना चाहिए नलकूराम कि हम लोगों के अलावा किसी को जोरावर सिंह की गिरफ्तारी का पता ना लग सके। सुखदेव बने गोपाल दास ने कहा, जब तक हम राजगढ़ न पहुंच जाएं उस समय तक सेना को जोरावर सिंह की गिरफ्तारी का पता ना लगे, अतः हम में से किसी को नकली जोरावर बनना होगा। मेरे दिमाग में तरकीब आ चुकी है, करतार सिंह ने कहा। सुने, मैं जोरावर सिंह के खेमे में जाकर उसे ये सूचना देता हूँ कि महाराज ने याद किया। इस तरह से मैं उसे यहाँ ले आऊँगा। यहाँ हम उसे धोखा देकर गिरफ्तार कर लेंगे। तब सुखदेव जोरावर सिंह बन जाएंगे और उसके खेमे में चले जाएंगे। इस तरह से किसी को जोरावर सिंह की गिरफ्तारी की कानो कान खबर न लगेगी और हम आसानी से निर्विरोध राजगढ़ पहुंच जाएंगे। लेकिन राजगढ़ तक पहुंचते पहुंचते बाकी सेना को तो ये पता लग ही जाएगा कि ये खबर गलत थी। सुखदेव ने कहा, क्या उस समय सेना अथवा यूं कहे कि सेना में छुपे जोरावर सिंह के पक्षपाती लोग महाराज से जवाब तलब नहीं करेंगे? इस तरह तो राजगढ़ तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बिगड़ जाएगी। इसका उपाय भी मैंने सोच लिया। करतार सिंह बोला, आज की रात तुम जोरावर सिंह तो बन ही जाओ, अतः जोरावर सिंह के पक्षपाती तुम्हें जोरावर समझकर जोरावर सिंह के पक्ष और महाराज के विपक्ष की बात तुमसे करेंगे। इस तरह सुबह तक अथवा तब तक जब तक कि सेना राजगढ़ पहुंचे तुम्हें इन बहुत से गद्दारों का पता लग जाएगा जो जोरावर के साथ है। राजगढ़ तक पहुंचते पहुंचते उन सभी गद्दारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह उस समय तक जोरावर सिंह के बहुत से साथियों को पकड़ लिया जाएगा। अधिकांश सेना हमारे ही वफादार साथियों की रह जाएगी। इधर मैं खुद आज की रात ही राजगढ़ के लिए रवाना हो जाता हूँ, अतः मैं पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। वहाँ जाकर मैं वहाँ मौजूद सेना को बता दूंगा कि जोरावर सिंह किस तरह गद्दार निकला और हमने किस तरह की चालाकी उसके साथ खेली है। इस तरह मैं तुम्हें सेना को साथ लिए राजगढ़ की सीमा पर ही मिल जाऊंगा और इस सेना में जोरावर सिंह के जो बचे कुछ पक्षपाती होंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीधी सी चाल है कि राजगढ़ तक पहुंचते पहुंचते जोरावर सिंह की स्थिति कमजोर कर दी जाएगी।
और बाद में सेना की मदद से बिल्कुल खत्म कर दिया। ही जोरावर सिंह पर काबू पाने का यही एक रास्ता है। चंद्रदत्त, शंकरदत्त और बालीदत्त को यही तरकीब अच्छी लगी और वे खुशी से तैयार हो गए। उन बेचारों को तो सपने में भी गुमान नहीं था कि सुरेंद्र सिंह की ये दो महान अय्यार किस तरह उन्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाया हुआ। योजना के अनुसार करतार सिंह उठकर डेरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद वह जोरावर को साथ लेकर वापस लौटा। जोरावर सिंह ने डेरे में आते ही महाराज को सलाम किया। आओ जोरावर। उसे देखते ही चंद्रदत्त बोले, बैठो, हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी थी। ये कहते हुए चंद्रदत्त ने जोरावर सिंह को अपने पास ही बैठने का इशारा किया। उसी समय सुखदेव ने अपनी अय्यारी के बटुए से एक खाकी रंग की मोमबत्ती निकाली और चकमक से जलाकर एक क्षमादान पर जमा दी। जोरावर सिंह चंद्रदत्त के पास ही बैठ गया। चंद्रदत्त उसे घूरते हुए बोले, जोरावर, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या मतलब महाराज? क्या कर दिया मैंने? कैसी उम्मीद? जोरावर सिंह चौंक कर बोला, इतनी जबरदस्त गद्दारी की उम्मीद। चंद्रदत्त जहरीले स्वर में बोले, हमने तुम्हें अपना वफादार जानकर सारी सेना का भार तुम पर छोड़ा था, किंतु हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। जिस कांता को हम अपने राजघराने की बहू बनाने के लिए इतने काम कर रहे थे, उसी कांता को तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए हमसे ही गद्दारी करने लगे। राजा सुरेंद्र सिंह ने से मिलकर तुम हमें कत्ल करना चाहते थे। ये आप क्या कह रहे हैं? गहन आश्चर्य के साथ जोरावर बोला, मैं और गद्दार? कांता? सुरेंद्र सिंह? कहते कहते जोरावर सिंह का दिमाग बुरी तरह घूमने लगा। न केवल जोरावर सिंह का बल्कि चंद्रदत्त, शंकरदत्त और बालीदत्त को भी चक्कर से आने लगे। उन चारों पर कोई तेज नशा सा हावी होने लगा। शंकरदत्त एकदम बोला, अरे नलकू राम, ये क्या हमारा सिर चकरा? ये इस खाकी मोमबत्ती की करामात है कुंवर साहब। करतार सिंह मुस्कुराकर बोला, आइंदा कांता से विवाह करने का ख्वाब देखने से पहले ये जरूर सोच लेना कि कांता की रक्षा के लिए शेर सिंह जैसे अय्यार है। जब तक हम हैं, कांता की सूरत भी तुम जैसे नालायक कुंवर नहीं देख सकते। करतार सिंह बने शेर सिंह ने अंत में जो ये वाक्य कहा था, उसके कुछ शब्द जोरावर सिंह, चंद्रदत्त, शंकर और बारीदत्त सुन पाए थे। वाक्य की समाप्ति से पहले ही वे चारों बेहोश होकर लुढ़क गए। ये तो पाठक समझ ही गए होंगे कि ये कमाल उस खाकी रंग की मोमबत्ती का था, मगर हमारे पाठक इस उलझन में अवश्य होंगे कि इस मोमबत्ती का प्रभाव करतार सिंह यानी शेर सिंह और सुखदेव यानी गोपाल दास पर क्यों नहीं हुआ। इसका सबब यह है कि उसके प्रभाव से बचने के लिए हमारे इन दोनों होशियार अय्यारों ने पहले ही दवा खा ली थी। उन चारों के बेहोश होते ही गोपाल दास ने मोमबत्ती बुझाकर बटुए में डाल ली और फिर बोला, अब हमारा काम सिद्ध हो गया शेर सिंह, अब हमें चलना चाहिए। अभी एक काम और रह गया। कहने के बाद शेर सिंह ने कहा, जरा चंद्रदत्त के कपड़ों और सामान की तलाशी लेकर वे सारे खत अपने कब्जे में कर लो जो गद्दार हरनाम सिंह ने इन्हें लिखे थे। महाराज को भी तो सबूतों के साथ मालूम हो कि उनका भाई कितना बड़ा वफादार है। इस तरह गोपाल दास अच्छी तरह अपना काम करने लगा। उधर शेर सिंह भी एक कागज पर कुछ लिख रहा था। हमें यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह कागज़ पर क्या लिख रहा था। थोड़ी देर में ये चारों महानुभाव होश में आएंगे तो इस कागज़ को अवश्य पढ़ेंगे, तभी हमें मालूम हो जाएगा कि शेर सिंह ने उस कागज़ पर क्या लिखा। इस समय तो केवल हम यही लिखते हैं कि अपना पूरा काम निपटाकर हमारे दोनों अय्यार डेरे से बाहर आए। वे दोनों अभी तक सुखदेव और करतार सिंह के ही भेष में थे, अतः पहरेदारों ने उन्हें टोकने का कोई प्रयास नहीं किया। कुछ ही देर बाद हमारे अय्यार चंद्रदत्त की सेना से बाहर निकलकर जंगल में आ गए और ये दोनों बहादुर अय्यार पैदल ही चंद्रदत्त की सेना को परास्त करके भरतपुर की ओर बढ़ रहे थे। देखें, भरतपुर में पहुंचकर क्या रहस्य सामने आता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भरतपुर में भी एक बहुत बड़ा भेद इनका इंतजार कर रहा है। वह भेद क्या है, यही हम अगले बयान में लिख रहा है। 8वां बयान। जिस समय भरतपुर की राजधानी के बाहर पड़ी सेना में यह घोषणा हुई कि तुरंत राजगढ़ लौटना है, तो राजधानी के अंदर हर्षोल्लास फैल गया। मुर्दे से नजर आने वाले चेहरे खुशी से चमक उठे। झोपड़ी से लेकर राजमहल तक खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज सुरेंद्र सिंह समझ गए कि शेर सिंह की अय्यारी ने अपना कमाल दिखा दिया। सारी राजधानी में खुशी का वातावरण नजर आने लगा। दोपहर बाद जब चंद्रदत्त की सेना कूच करके भरतपुर से बाहर निकल गई तो सुरेंद्र सिंह ने बड़ी ही बुद्धिमानी का परिचय दिया। राजधानी का फाटक खोल दिया गया। पूरे भरतपुर में घोषणा की गई कि चंद्रदत्त ने धोखे से ये हमला किया था, इस सबब से वह यहाँ तक पहुँच गया। सारी रात सुरेंद्र सिंह की अत्यंत व्यस्तता में बीती। भरतपुर के चारों ओर सेना को भेजा गया। इस बार सेना मुस्तैद थी ताकि अगर चंद्रदत्त पुनः हमले का प्रयास करे तो इस बार उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अर्धरात्रि तक सुरेंद्र सिंह सारे कामों से फारिग हो गए। अब उन्हें चंद्रदत्त के हमले का भय नहीं था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि भरतपुर की सरहदों पर खड़े उनके सिपाही अब उन्हें खदेड़ देंगे। फिर भी रात के खत्म होने तक सुरेंद्र सिंह व्यस्त रहे। सुबह का दरबार लगा। आज दरबार में हर चेहरा चमकता नजर आता था। सुरेंद्र सिंह अपने सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर विराजमान थे। अचानक ये चमत्कार कैसे हो गए?
राजा सुरेंद्र सिंह ने यह भेद अपनी समस्त रियाया को बता दिया था। सभी खुले दिल से शेर सिंह अय्यार की तारीफ कर रहे थे। सभी को शेर सिंह और गोपाल दास की वापसी का इंतजार था। रियाया के बहुत से लोग उत्तरी सीमा पर खड़े उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। अभी महाराज का दरबार लगे कुछ ही देर हुई थी कि बाहर से किसी के शोर की आवाज़ आने लगी। एक चौबदार ने आकर खबर दी कि कुंवर बलराम सिंह महाराज के भाई हरनाम सिंह और दारोगा जसवंत सिंह शेर सिंह और गोपाल दास को लेकर आ रहा है। उनके साथ भरतपुर की बहुत सी जनता है और शेर सिंह और गोपाल दास के गले मालाओं से भरे पड़े हैं। जनता उनकी जय जयकार कर रही है। यह उसी का शोर है। उनके आगमन की खबर ने दरबार में भी हलचल पैदा कर दी। महाराज सुरेंद्र सिंह खुद सिंहासन से उतरे और शेर सिंह की अगवानी करने खुद महल के बाहर गए। इस तरह उन दोनों को बड़े सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। कुछ देर तक इसी तरह खुशी का वातावरण बना रहा। फिर शेर सिंह अपने गले से मालाओं का ढेर उतार कर बोला, आज हम इस दरबार में एक और ज़बरदस्त भेद खोलने जा रहे हैं। शेर सिंह की आवाज़ सुनकर सभी शांत हो गए और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। शेर सिंह के बैठने का स्थान आज राजा सुरेंद्र सिंह के सिंहासन के समीप ही बनाया गया था। शेर सिंह ने दरबार में मौजूद एक आदमी पर दृष्टि डाली और बोला, बात सोचने की ये है कि आखिर एकदम इस तरह हमारी रियाया पर हमला करने की हिम्मत चंद्रदत्त में कैसे आ गई। सभी जानते हैं कि हम चंद्रदत्त से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ये बात खुद वह भी अच्छी तरह समझता है। एक बार हम उसे युद्ध में खदेड़ भी चुके थे। फिर भला उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह भरतपुर की ओर मुँह भी कर सके। शायद महाराज भी इसी तरद्दुद में होंगे। मैं भी इसी उलझन में था। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि भरतपुर का बच्चा बच्चा इसी भेद के बारे में सोचता होगा। मैं आज भरे दरबार में ये भेद खोलना चाहता हूँ जिस वजह से चंद्रदत्त की इतनी जरूरत हो सके। सारा दरबार वह भेद सुनने के लिए शांत हो गया। महाराज सुरेंद्र सिंह बोले, हम भी वह भेद सुनने के लिए बेचैन है। शेर सिंह, जल्दी कहो। आपको याद होगा महाराज कि जिस समय मैं रात को नलकूराम और सुखदेव को लेकर सुरंग के रास्ते से अपने घर आया था, उसी समय मैंने आपसे कहा था कि जब चंद्रदत्त की सेनाएं भरतपुर से बाहर निकल जाएंगी तब मैं आपको एक ऐसा भेद बताऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक पड़ेंगे। और भेद यही है महाराज, जिस वजह से भरतपुर पर चंद्रदत्त की चढ़ाई करने की हिम्मत है। सबब यह है महाराज कि हमारी रियाया का एक बहुत ही खास आदमी चंद्रदत्त से मिला हुआ है। ये तुम क्या कहते हो शेर सिंह? हमारा कोई खास आदमी और चंद्रदत्त से मिला हुआ? राजा सुरेंद्र सिंह ने चौंक कर प्रश्न किया। जी हाँ, शेर सिंह बोला। उस आदमी ने ही चंद्रदत्त का इतना हौसला बढ़ाया कि वह भरतपुर पर हमला कर सके। उसके और चंद्रदत्त के बीच ये फैसला हुआ कि वह चंद्रदत्त की मदद करके राज दुलारी कांता को उसे सौंपेगा और चंद्रदत्त आपका कत्ल करके भरतपुर का राज्य से। कौन है शेर सिंह? सुरेंद्र सिंह एकदम गरज उठे। तुम उस देशद्रोही का नाम लो। हम जानना चाहते हैं कि वह नमक हराम कौन है। वो महानुभाव भी इसी समय इसी दरबार में उपस्थित है महाराज। शेर सिंह बड़ी गहरी दृष्टि से हरनाम सिंह को घूरता हुआ बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब मैं उसका नाम लूंगा तो कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। ठीक भी है। अगर मुझसे कोई कहता है कि फला आदमी गद्दार है तो मैं भी विश्वास न करता। किंतु मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए पूरे सबूत है। यह भी मेरा दावा है कि इस समय उस गद्दार का कलेजा दहल रहा है। तुम नाम क्यों नहीं लेते शेर सिंह? उस गद्दार का नाम लो। क्रोध में सुरेंद्र सिंह चीख पड़े। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम उस गद्दार को सजाए मौत देंगे। तो सुनो महाराज, शेर सिंह ने कहा, उस गद्दार का नाम है हरनाम से, आपका भाई। इसी भाई ने चंद्रदत्त से ये सौदा किया था। शेर सिंह के मुंह से नाम सुनते ही सारे दरबार में सनसनी सी फैल गई। कुछ सुरेंद्र सिंह का भी दिमाग घूम गया। हरनाम सिंह एकदम हड़बड़ाकर अपने स्थान से खड़े ही चीखा, जबान को काबू में रखकर बात करो शेर सिंह। ये माना कि तुम एक जबरदस्त अय्यार हो, लेकिन हम पर ऐसी गंदी तोहमत लगाने से पहले जरा सोच तो लेते कि हम सुरेंद्र सिंह के सगे भाई हैं। कांत्या हमारी भतीजी है। क्या हम गद्दी के लिए अपने सगे भाई की हत्या और भतीजी का सौदा कर सकते हैं? क्या हम इतने गिर सकते हैं? गिर सकते नहीं हरनाम सिंह, बल्कि गिर गए हो। शेर सिंह गुर्राकर बोला, अब तुम्हारी कलई खुलने में कोई कसर नहीं रह गई है। हम जानते थे कि तुम ऐसे ही कहोगे और किसी को सहज ही हमारी बात पर यकीन भी नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि हम कह चुके हैं कि हमारे पास अपनी बात को साबित करने के पूरे सबूत हैं। उन सबूतों को पेश करो तुम शेर सिंह। सुरेंद्र सिंह कड़े से स्वर में बोले, हम पर ज़रा कृपा करके उन्हें पेश कर दो। सबूत ये खत है महाराज, जो हरनाम सिंह ने चंद्रदत्त को लिखे थे। शेर सिंह ने खत बटुए से निकालकर महाराज को देते हुए कहा, इन खतों में वह सब लिखा है जो बातें राजा चंद्रदत्त और हरनाम के बीच हुआ करती थी। ये खत राजा चंद्रदत्त के पास से मिले। खतों का आदान प्रदान उन 40 रातों में भी बराबर हुआ है जब चंद्रदत्त की सेना राजधानी के बाहर पड़ी थी। ये खत आपके दिल के शक को भी विश्वास में बदल देंगे। यह सब झूठ है। अपनी पूरी शक्ति से चीख पड़े हरनाम सिंह, हमने चंद्रदत्त को कभी कोई खत नहीं लिखा। यह हमें फंसाने की कोई साजिश है। जब तक कोई फैसला ना हो जाए हरनाम, तुम शांत बैठे रहो। सुरेंद्र सिंह ने उन्हें आदेश दिया। फिर अपने दारोगा से बोले, जसवंत सिंह जी, ज़रा इन खतों को जोर जोर से पढ़कर सबको सुनाओ।
दारोगा जसवंत सिंह ने महाराज की आज्ञा का पालन किया। वे खत जोर जोर से पढ़कर सबको सुनाते गए। यहाँ उन खतों का मजमून लिखना व्यर्थ है, क्योंकि हमारे पाठक पहले से ही वे खत पढ़ चुके हैं। ये समझना चाहिए कि सभी खतों का मजमून ये साबित करता था कि हरनाम सिंह चंद्रदत्त से मिले हुए थे। जब जसवंत सिंह ने पहला खत गया तो हरनाम सिंह चीख पड़े, ये गलत है, धोखा है, ये खत हमने कभी नहीं लिखा। सुरेंद्र सिंह ने पुनः उन्हें डांटकर चुप होने का आदेश दिया। जसवंत सिंह ने दूसरा खत पढ़ा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी तरह जब सब खत खत्म हो गए तो हरनाम सिंह बोले, हम अपने ईमान की कसम खाकर कहते हैं कि इनमें से कोई भी खत हमने नहीं लिखा। तुम्हारा ईमान ही कहाँ रह गया हरनाम सिंह, वह तो तुमने बेच दिया है। सुरेंद्र सिंह गुर्रा कर बोले, तुम हमारे सगे भाई हो, राजकुमारी कांता तुम्हारी बेटी है, और तुम तो इतने नीच निकले कि गद्दी के लालच में अंधे होकर अपनी बेटी का सौदा और हमारी हत्या तक करने को तैयार हो गए। तुम अगर हमसे वैसे भी भरतपुर का राज्य मांगते तो हम तुम्हें दे देते, लेकिन तुमने ऐसा नीच कदम उठाया। तुम्हारे लिए हम पहले ही सजाए मौत चुन चुके। आप हमारे सगे भाई हैं महाराज, आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। हरनाम सिंह ने कहा, अगर आप आदेश दे तो मैं एक क्षण में अपनी गर्दन अलग कर सकता हूँ, लेकिन मुझ पर इस तरह का कलंक लगाए मुझे भी कुछ कहने का हुक्म दे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई खत चंद्रदत्त को नहीं लिखा है। अपनी कथनी का क्या सबूत है तुम्हारे पास? सुरेंद्र सिंह गुस्से में बोले, कृपा करके मुझे इन खतों में से कोई एक खत दिखाया जाए। हरनाम सिंह बोले। सुरेंद्र सिंह ने उनकी इस विनती को स्वीकार कर ली और उनके आदेश पर जसवंत सिंह ने आगे बढ़कर वह खत हरनाम सिंह को पकड़ा दिया। हरनाम सिंह ने खत हाथों में लिया और उसकी लिखाई देखते ही चौंक कर बोला, ओह, अब हमारी समझ में आया, वास्तव में हमें फंसाने की यह साजिश है। महाराज, ये लिखाई हमारी नहीं है। क्या? इस बार शेर सिंह चौंक कर बोला, तुम्हारी लिखाई नहीं है? हाँ शेर सिंह, हरनाम सिंह एकदम बोले, हमारा यकीन कर, या खुद तुम हमारी जांच कर सकते हो। इस खत में लिखी लिखाई हमारी नहीं है। ज़रूर किसी ने हमें फंसाने के लिए चाल चली है। यह खत इस तरह ज़रूर लिखा गया है जैसे हमने लिखा, मगर साजिश करने वाला यहाँ धोखा खा गया कि वह हमारी लिखाई की नकल न कर सका। और बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमारी लिखाई से मिलाकर इन बातों की जांच कर ली जाए। अब तो शेर सिंह को भी यह पता लगा कि कहीं वास्तव में ही तो ये किसी की साजिश नहीं है। उधर राजा सुरेंद्र सिंह ने भी प्रश्नात्मक दृष्टि से शेर सिंह की ओर देखा। शेर सिंह आगे बढ़ा और अपने अय्यारी के बटुए से कलम दबा तो कागज़ निकालकर हरनाम सिंह को दी। हरनाम सिंह ने सहर्ष अपनी लिखाई उन्हें दे दी। सचमुच जब इस लिखाई को उन पत्रों से मिलाया गया तो भिन्न पाए गए। अब यह साबित हो गया कि ये पत्र हरनाम सिंह ने नहीं लिखे। जब यह रहस्य शेर सिंह ने दरबार में जाहिर किया तो हल्की सी खुसर फुसर होकर पुनः शांति छा गई। सबको यही इंतजार था कि अब क्या कार्रवाई होती है। इसका मतलब किसी दुष्ट ने हमारे भाई को फंसाने की चेष्टा की है। इस समय सुरेंद्र सिंह बहुत गुस्से में थे, किंतु ये पत्र तो जाहिर करते हैं कि हमारी रियासत का कोई आदमी चंद्रदत्त से मिला हुआ है, जो खुद को चालाकी से बचाकर हमारे भाई को फंसाना चाहता था। या तो वह दुष्ट भरे दरबार में खुद बता दे, अन्यथा हमारे अय्यार तो उसका पता लगा ही देंगे। अगर इस समय उस गद्दार ने खुद को प्रकट किया तो शायद हम उसे माफ़ भी कर दें, और अगर हमारे अय्यारों ने उसे पकड़ा तो हम उसे सजाए मौत से कम न दें। सुरेंद्र सिंह के इन शब्दों के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई सामने नहीं आया, और ना ही किसी को ये उम्मीद थी कि इतनी चालाकी से जाल फैलाने वाला इतनी आसानी से सामने आ जाएगा। अंत में हरनाम सिंह का सन्नाटा तोड़ा। वह नमक हराम इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा महाराज, हमारे अय्यारों को ही उसका पता लगाना होगा। किसी ने बहुत सोच समझ कर ये चाल चली है, मगर मैं भी बड़े दरबार में कसम खाता हूँ कि वह पापी जो भी है, जब तक मैं उसका पता नहीं लगा लूँगा तब तक चैन की सांस नहीं लूँगा। तुम्हारा क्या ख्याल है शेर सिंह? क्या तुम इस भरे दरबार में पता लगा सकते हो कि वह दुष्ट जालसाज कौन है? सुरेंद्र सिंह ने शेर सिंह से कहा। इस समय तो ये पता लगाना बहुत कठिन है महाराज, शेर सिंह ने कहा। अगर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जब तक हम उसका पता नहीं लगा लेंगे हमें भी चैन नहीं मिलेगा। वह आदमी जो कोई भी है अपने आप को बहुत चालाक समझता है। शायद इसका पता लगाने में हमें भी अय्यारी का आनंद आए। इस इस तरह काफ़ी देर तक दरबार में यही विषय चर्चा का सबब रहा। दोपहर को दरबार बर्खास्त हुआ। सभी अपने दिल में वह तरद्दुद लिए उठे। सभी अपने अपने कामों में लगकर, आइए अब हम ज़रा उन अय्यारों के साथ चलते हैं जो सभी शेर सिंह की बात ही राजा सुरेंद्र सिंह के नौकर है। कदाचित हमें इन अय्यारों की बात से कोई भेद की बात पता लग सके। कुल मिलाकर इन अय्यारों की संख्या 5 है। इनमें शेर सिंह और गोपाल दास भी हैं। बाकी 3 अय्यारों के नाम मुन्नालाल, चंद्रराम और नरेंद्र नाथ। ये पाँचों ये अय्यार इसी विषय पर बात करते हुए बड़े चले आ रहे हैं। हम अपने पाठकों को साथ लिए उनके पीछे केवल इसलिए चल रहे हैं कि शायद हमें उनकी बातों से कोई और भेद की बात पता लग सके। हम देखते हैं कि बात करते हुए वे एक मकान में पहुंच जाते। ये मकान दरअसल अय्यार मुन्नालाल का। मुन्नालाल क्योंकि अभी तक कुंवारा है, अतः उनकी मंडली उसी के घर पर जमती है। वे सभी वहां पहुंच गए और एक चटाई पर बैठकर बातें करने लगे। आइए इनकी बातें सुने।
कदाचित किसी भेद पर से पर्दा उठ सके। देखिए, वो नरेंद्र नाथ कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आता कि हमारी रियाया में गद्दी का इतना लालची कौन हो सकता जो महाराज सुरेंद्र सिंह का कत्ल। हमारा ख्याल तो घूम फिर का हरनाम सिंह पर ही जाता है। शेर सिंह ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी साजिश हरनाम सिंह की ही है? ये आप क्या कहते हैं शेर सिंह जी? गोपाल दास चौंक कर बोला, क्या आप अब भी हरनाम सिंह को ही दोषी ठहराते? यह तो दरबार में स्पष्ट हो चुका है कि वह लिखाई उनकी नहीं है। किसी ने उन्हें फंसाने के लिए ज़बरदस्ती उनका नाम डाल दिया। लेकिन लिखाई के मामले में हमारी बात की गहराई तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो गोपाल। शेर सिंह बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पत्र हकीकत में हरनाम सिंह की ही करामात हो और ऐसे मौके से बचने के लिए उसने ये पत्र खुद न लिखकर अपने किसी साथी से लिखवाएं और आज अपनी लिखाई दिखाकर सत्यवादी बन गए हो? हमारे ख्याल से तुम थक गए हो। हमारे ख्याल से तुम थक गए हो शेर सिंह, अचानक मुन्नालाल बोला। इसलिए तुम्हारा दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। ज़रा ये तो सोचो कि अगर हरनाम सिंह उस खत को किसी और से लिखवा सकते हैं तो क्या अंत में अपना ही नाम डलवाने का उन्हें शौक है, या उन्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो किसी और से खत लिखवा कर अंत में अपना नाम डालेंगे और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे? किसी का भी नाम डाल सकते थे। तो फिर चंद्रदत्त भरतपुर की राजगद्दी उसे ही क्यों सौंपते? वे तो उसी को सौंपते जिसका नाम पत्र में होता। शेर सिंह ने कहा, क्या मतलब? चंद्रराम ने प्रश्न किया। हम समझे नहीं कि तुम क्या कहना चाहते। तभी तो कहते हैं कि ज़्यादा सुल्फा मत किया करो, दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है। शेर सिंह ने बड़ी गहरी मुस्कान के साथ कहा, मैं जो हरनाम सिंह के ही गद्दार होने पर जोर दे रहा हूँ उससे ये मत समझो कि मैं उन्हें गद्दार ही कह रहा हूँ। उस समय तो मैं केवल अपना संदेह बयान कर रहा हूँ। ध्यान से सुने, एक शायद के लिए ये मान लो कि मैं खुद हरनाम सिंह ही और गद्दार भी। मैं यानी हरनाम सिंह भरतपुर की राजगद्दी का मालिक बनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने राजा चंद्रदत्त से एक सौदा किया। इस सौदे में मैंने ये सावधानी बरती कि अगर किसी भी तरह पत्रों का भेद सुरेंद्र सिंह के सामने खुले तो अपनी स्थिति साफ कर सकूं। इसलिए मैंने वे खत अपने किसी विश्वसनीय साथी से लिखवाए। अंत में अपना नाम इसलिए डाला कि चंद्रदत्त को पता रहे कि मैं उसका साथी हूं और अंत में वह गद्दी मुझे ही दे। क्योंकि अगर अंत में अपना नाम नहीं लिखता तो चंद्रदत्त कैसे जानता कि गद्दी किसे सौंपनी है? और अपनी लिखाई में इसलिए नहीं लिखा कि अगर पत्रों का भेद सुरेंद्र सिंह के सामने आए तो मैं लिखाई के भूतों पर निर्दोष साबित हो जाऊं, जैसे कि हुआ है। एक बात ज़रा ध्यान से सोचने की है, और वो ये कि अगर कोई दूसरा ये पत्र लिखता तो उसे आखिर में हरनाम सिंह का ही नाम लिखने की क्यों सूझी? ताकि वह सबकी निगाहों में हरनाम सिंह को बदनाम कर दे। मुन्नालाल ने कहा, क्या उस लिखने वाले ने ये सोचकर पत्र लिखे थे कि ये पत्र पकड़े जाएंगे? शेर सिंह ने कहा, क्या उसे मालूम था कि ये पत्र मैं इस तरह पकड़ लूंगा? नहीं, यह पत्र हरनाम सिंह को केवल बदनाम करने के लिए नहीं लिखेगा, बल्कि इनका सबब यही था कि चंद्रदत्त लिखने वाले की मुराद पूरी कर दे। दूसरे की लिखाई का इस्तेमाल केवल इस सबब से किया गया है कि अगर पत्र पकड़े जाएंगे तो हरनाम सिंह सुरक्षित है। अगर ये मान लिया जाए कि पत्र किसी दूसरे ही आदमी ने लिखे हैं, माना कि वह दूसरे आदमी तुम हो और मैं हरनाम सिंह हूं, तुम्हारे पत्र लिखने का सबब केवल इतना ही नहीं होगा कि तुम मुझे बदनाम करो, बल्कि ये होगा कि तुम कामयाब हो जाओ। मानो अगर चंद्रदत्त और तुम कामयाब हो जाते तो चंद्रदत्त तो मुझे ही राजगद्दी सौंपता, क्योंकि खत के अंत में तुमने मेरा ही नाम लिखा था। तुम्हें क्या लाभ होता? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पहले ही चंद्रदत्त से मिलकर ये तय कर लूँ कि मैं पत्र में तुम्हारा नाम लिखूंगा? ये काम मैं इसलिए करूंगा कि अगर किसी तरह पत्र पकड़ा जाए तो तुम बदनाम हो और मैं ना पकड़ा जाऊं। मगर चंद्रदत्त तो जानते ही है कि असल में पत्र लिखने वाला मैं हूँ, वो मुझे ही गद्दी देगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, शेर सिंह ने कहा, किंतु पत्रों में इस बात का हवाला नहीं मिलता कि पत्र लिखने वाला और चंद्रदत्त कभी मिले। खैर, कुछ भी हो सकता है। लगता है बहस से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे, मगर हमने कसम खाई है कि मैं जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना। हमारे ख्याल से भेजने वाला एक आध पत्र और भी चंद्रदत्त को भेजेगा। अतः हमें पुनः चंद्रदत्त के शहर राजगढ़ जाना हो। वहाँ जाकर क्या करोगे शेर सिंह? चंद्रराम ने प्रश्न किया। वही तो पता लगेगा कि हमारी रियाया में असल गद्दार कौन है, यानी वे पत्र किसने लिखे थे। शेर सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, अब हम यहाँ पर पाठकों को एक ऐसे रहस्यमयी आदमी के बारे में बताते हैं जो इन पांचों अय्यारों की बातें सुन रहा है, और उन पांचों में से किसी को भी इसका गुमान तक नहीं है। यह आदमी उस बंद दरवाजे के बाहर खड़ा है जिसमें हमारे ये पांचों अय्यार हैं। इस आदमी ने अपने कान दरवाजे से सटा रखे हैं और अंदर होने वाली एक एक बात को वह ध्यानपूर्वक सुन रहा है। हमें शक होता है कि यह आदमी उसी गद्दार का भेजा हुआ अय्यार है जिसने वह पत्र चंद्रदत्त को लिखे। खैर, अब हम इसी पर नजर रखेंगे, कदाचित हम उस देशद्रोही का भेद जान सके। वो देखिए, कुछ देर तक वह आदमी अंदर होने वाली बातों को सुनता रहता है। फिर जब वह महसूस करता है कि अय्यारों के बीच अब उसके लायक कोई बात नहीं हो रही है तो वह दबे पाँव वहाँ से चल देता है। आइए ज़रा हम इसके पीछे चलकर देखते हैं कि यह आदमी कहाँ जाकर किससे मिलता है और कहता है, क्या कहता है अथवा क्या करता है।
ये तो हो नहीं सकता है कि इस तरह चुप कर अय्यारों की बातें सुनना बेसबब हो। अवश्य वे किसी का भेजा हुआ व्यक्ति है और उसी को जाकर यहाँ की खबर देगा। देखते हैं इस तरह से अय्यारों की अय्यारी कौन करवा रहा। चलता चलता वह भरतपुर की राजधानी से निकलकर जंगल की ओर रवाना होता है। उस समय सूर्यदेव चल में होते हैं। जब वह जंगल में बने एक कुएं के पास पहुंच जाता है, उसी कुएं की जुगत पर हम दो आदमियों का आपस में कुछ बातें करते देख रहे हैं। उन दोनों के ही घोड़े पास वाले पेड़ से बंधे हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम उनमें से किसी की सूरत नहीं देख पा रहे। कहें भी क्या, दोनों ने अपना चेहरा नकाब में भी तो छुपा रखा है। अगर हम उनकी सूरत देखते तो ज़रूर पहचान जाते और पाठकों को भी उनका नाम ज़रूर बताते, मगर करें क्या, हम खुद भी तो नहीं पहचान पाते। खैर, हम जितना भी देखते हैं उतने से ही काम चलाएं। कदाचित उनकी बातों से हम उनमें से किसी को पहचान सकें। भोजराज अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। उनमें से एक नकाबपोश बोला। वो देखो, वो आ रहा है। दूसरा नकाबपोश हमारे इसी आदमी को आता देखकर कहता है, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, शायद कोई खबर लाया। ये हम जान चुके हैं कि जो आदमी अय्यारों की बात सुनकर आया उसका नाम भोजराज है। भोजराज उन दोनों के पास जाकर अदब से सलाम करता है। क्या खबर लाए भोजराज? क्या तुमने अय्यारों की कुछ बातें सुनी? हमें ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। हाँ सरकार, भोजराज ने कहा। और फिर वे सारी बातें उसने उन्हें बता दी जो वह सुनकर आया था। बातें सुनने के बाद कुछ देर दोनों नकाबपोश चुप रह गए। फिर एक दूसरे से बोला, क्यों ना हम चंद्रदत्त को एक पत्र और लिखें, उससे क्या होगा? दूसरे ने कहा, आपने भी तो यह प्रण किया है कि चाहे जैसे भी हो आप सरीन से जगद्दी छीन कर ही रहेंगे। वह नकाबपोश बोला, अगर इसका मतलब शेर सिंह के कारण एक बार पत्र पकड़े गए और हमारी कोशिश असफल हो गई तो क्या हुआ? इस तरह घबराने से तो काम चलेगा नहीं। हमें फिर कोशिश करनी चाहिए। मैं अब भी आपके साथ हूँ। आप एक बार फिर उसी से पत्र लिखवाइए और चंद्रदत्त को भेजिए। इस काम में वही हमारी मदद कर सकता है। इस बार कोई दूसरा गहरा षड्यंत्र रचाया जाए जिससे शेर सिंह भी धोखा खा जाए। लेकिन अगर इस बार के प्रयास में हमारा रहस्य खुल गया तो? दूसरा नकाबपोश को डरता हुआ सा बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले ने कहा, जिस तरह से आप इस बार बच गए इसी तरह से अब भी आप पर कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन इस बार हम चंद्रदत्त को क्या लिखें? सुनिए, कहकर पहला नकाबपोश दूसरे की तरफ झुका और दूसरे के कान में कुछ कहने लगा। सुनकर धीरे धीरे दूसरा नकाबपोश स्वीकृति में गर्दन हिला रहा था। 9वां बयान। कुछ ही शायद के अंतराल से चंद्रदत्त, शंकरदत्त, बालीदत्त और जोरावर सिंह को होश आया। चारों के ही सिर में तेज दर्द हो रहा था और ये सोचने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई कि उन्हें ज़बरदस्त धोखा दिया गया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और आश्चर्य करने लगे। डेरे में अब खाकी मोमबत्ती नहीं जल रही थी, बल्कि कंदील का पर्याप्त प्रकाश था। डेरे का सामान यह गवाही दे रहा था कि उनकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर डेरे की तलाशी ली गई। ये क्या हुआ महाराज? क्या ये हमारे किसी दुश्मन के अय्यर की कार्रवाई है? अभी चंद्रदत्त जोरावर सिंह के सवाल का कोई उत्तर भी न दे पाए थे कि उनकी नज़र अपने पास ही पड़े कागज़ पर स्थिर हो गई। पाठक लोग समझ गए होंगे कि वही कागज़ था जो शेर सिंह ने इन लोगों की गफलत के समय लिखा था। अब हम पाठकों को इस खत का मजमून बताने जा रहे हैं। चंद्रदत्त ने वह खत उठाया और लिखे हुए अक्षरों पर उनकी दृष्टि फिसलती चली गई। अंत में लिखे शेर सिंह ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने खत शुरू से पढ़ा। प्यारे चंद्रदत्त जी, आपको मेरा यानी अय्यार शेर सिंह का सलाम। हमारे ख्याल से अब आपको बताने का समय आ गया है कि आपने ज़बरदस्त धोखा खाया। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपका दारोगा जोरावर सिंह गद्दार और नमक हराम नहीं, बल्कि वफादार, सीधा और सच्चा है। वक्त रहते हम आप पर यह भेद इसलिए खोल रहे हैं कि आप बेकारी निर्दोष जोरावर सिंह को किसी तरह परेशान न करें। हमने ये सब किस तरह किया, वह सब तो इस खत में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप ही सोचिए। हमें केवल इतना करना था कि आपको और आपकी सेना को राजधानी के बाहर से हटाना था। सो हम कितनी बखूबी से कर चुके हैं ये आप जानते ही हैं। आपकी सेहत के लिए हम ये बता दें कि आपके अय्यार नलकूराम और सुखदेव सिंह हमारी कैद में आराम फरमा रहे हैं। मैं खुद नलकूराम बना हुआ था, मेरा दोस्त गोपाल दास सुखदेव। हमने आपके दिमाग में ये बिठा दिया कि जोरावर सिंह हमारे महाराज सुरेंद्र सिंह से मिल गया है, जबकि ये एकदम गलत है। जोरावर सिंह तो बेचारा आपके हुक्म का गुलाम है। अपनी इस पराजय का दोष आप अपने दरोगा को नहीं बल्कि अपनी बुद्धि को दीजिए, जिसे हम अय्यारों ने गलत दिशा में घुमा दिया। खैर, जो भी हुआ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपने हमारी अय्यारी का कमाल देख लिया। इस समय आप भरतपुर से बाहर हैं और अब तक राजा सुरेंद्र सिंह ने इतना इंतज़ाम कर चुके हैं कि आप अगर भरतपुर की ओर मुँह करें तो आपका मुँह तोड़ा जा सके। इस बार भरतपुर की सीमा पर ही आपको सुरेंद्र सिंह की सेनाओं से लोहा लेना होगा। वैसे हम आपकी बेहतरी के लिए लिखते हैं कि अब ज़िंदगी में कभी भरतपुर की ओर मुँह मत कीजिए, क्योंकि भरतपुर में आपका मददगार यानी हरनाम सिंह का भेद भी सुरेंद्र सिंह का पहुंच चुका है और सजाए मौत का हुक्म सुनाया जा चुका है। इस बार तो आप राजधानी तक पहुंच गए, मगर अब सेनाएं आपके स्वागत के लिए तैयार है। अगर हमारा विश्वास ना हो तो आगे बढ़कर देख लें। हमें माफ़ करें, क्योंकि
हम आपके डेरे से हरनाम सिंह के सारे खत ले जा रहे हैं ताकि उस गद्दार को जल्दी से फांसी पर लटकाया जा सके। राजकुमारी कांता की अंगूठी और वह खत जो हमने केवल आपको धोखा देने के लिए सुरेंद्र सिंह से जोरावर के लिए लिखवाया था, वह भी हम ले जा रहे हैं। राजकुमारी कांता की तो बात ही दूर है, आप और शंकर दत्त इतने कमीने हैं कि राजकुमारी की अंगूठी भी आपको नहीं मिलेगी। अब अगर भरतपुर आए तो अपना भला बुरा सोच कर आए। आपका शुभचिंतक शेर सिंह। चंद्रदत्त ने यह खत पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उनकी सूरत ऐसी हो गई मानो जिसमें से सारा खून सूत लिया गया हो। ऐसा लगता था जैसे वे अभी फफक फफक कर रो पड़ेंगे। उनके बाद ये खत एक एक करके तीनों ने पढ़ा। शंकर तथा बाली दत्त के चेहरे पर भी मुर्दनगी मुर्दनगी छा गई। जोरावर सिंह इस खत को पढ़कर बोला, ओह, अब मेरी समझ में आया कि हमारे बेहोश होने से पहले कि आपकी बातों का मतलब क्या था। शेर सिंह ने अपनी अय्यारी से आपके दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि मैं गद्दार हूँ और सुरेंद्र सिंह से मिल गया हूँ। अब मैं समझा आपकी उल्टी सीधी बातों का यही सबब था। बेशक हमने बड़ा बुरा धोखा खाया है जोरावर। चंद्रदत्त पश्चाताप करते हुए बोले, हम शर्मिंदा, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम तुम्हारे गुनाहगार हैं जोरावर। हमारी अक्ल मारी गई थी जो हमने तुम जैसे वफादार और ईमानदार मुलाजिम पर शक किया। इसी शक ने हमारे सब किए धरे पर पानी फेर दिया। लेकिन आपने इस बारे में मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं की? जोरावर सिंह ने झुंझलाते हुए कहा। कैसे करते जोरावर? उसने हमें इस कदर डरा दिया था कि हम तुमसे बात करते डरते थे। चंद्रदत्त गमगीन स्वर में बोले, उसने हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि अगर हमने तुमसे वह बात की तो सेना की मदद से तुम हमें कत्ल कर दोगे। इस तरह चंद्रदत्त ने जोरावर सिंह को वह सब बता दिया जो उनके साथ हुआ था, जितना भी वे जानते थे। शेर सिंह की सारी अय्यारी के बारे में उन्होंने बता दिया और आखिर में बोले, हमें माफ़ कर देना जोरावर सिंह, उसके फेर में पड़कर हमारी अक्ल मारी गई थी। हम ये भी नहीं सोच सके कि तुम जैसा वफादार मुलाजिम जिसके चरित्र की चादर पर आज तक कोई धब्बा नहीं, भला गद्दार कैसे हो सकता है। हम बहुत शर्मिंदा हैं जोरावर। हम फिर कहते, हमें माफ़ कर दें। अब इन बातों को छोड़ें महाराज, जो हो गया सो हो गया। जोरावर सिंह ने काफ़ी समझदारी की बात करते हुए कहा, दुश्मनों के अय्यारों ने चाल ही ऐसी चली थी कि अगर आपके स्थान पर मैं या कोई भी होता तो फंस जाता। ये सब आपकी गलती से नहीं बल्कि शेर सिंह की चालाकी से हुआ। अब तो हमें ये सोचना है कि आगे क्या करें। कांता को प्राप्त करना तो अब बहुत कठिन है, लेकिन सुरेंद्र सिंह की कैद से नलकू राम और सुखदेव को निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे जैसे भी हो, लेकिन उन्हें निकाले बिना काम नहीं बनेगा। ये भी पता लगाना चाहिए कि हरनाम सिंह का क्या हुआ। लेकिन ये सब होगा किस तरह? चंद्रदत्त बोले, हम पुनः भरतपुर पर हमला करके तो विजय हो नहीं सकते। अब हमें सुरेंद्र सिंह का मुकाबला सेना और शक्ति से नहीं बल्कि चालाकी और अय्यारी से करना चाहिए। जोरावर सिंह ने राय दी, हमें भरतपुर अपने अय्यारों को भेजना चाहिए। उनका पहला काम तो नलको और सुखदेव को छुड़ाना होगा और दूसरा राजकुमारी कांता का अपना। अगर अगर हमारे अय्यार ये दो काम करते तो एक तरह से भरतपुर भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि कांता की शादी हम ज़बरदस्ती शंकर दत्त से कर देंगे। बाकी बातचीत के बाद यही तय हुआ कि सुबह होने पर सेना तो राजगढ़ की तरफ प्रस्थान करे और अय्यारों की एक टुकड़ी भरतपुर भेजी जा, जो नलको और सुखदेव को कैद से छुड़ाए और कांता का अपहरण करे। साथ ही हरनाम सिंह की स्थिति का भी पता लगाए। इस काम के लिए गहराचंद, हीरामल, हरिराम और चमनलाल नामक 4 अय्यारों को चुना गया। ऐसा ही हुआ भी। सुबह होते ही चंद्रदत्त ने इन चारों का काम उन्हें अच्छी तरह समझाकर भरतपुर की ओर विदा किया और बाकी सबने राजगढ़ का रास्ता पकड़ा। अब हमें चंद्रदत्त अथवा उसकी सेना के साथ चलने में कोई तुक नज़र नहीं आ रही। हमारे अधिकांश पाठकों का यही विचार होगा कि अब हमें इन चारों अय्यारों के साथ चलना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या कुछ करते हैं। पाठकों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि मुख्य अय्यार शेर सिंह भी चुप नहीं बैठा। निसंदेह है कि वह भी किसी फिराक में है। अब हम इन चारों अय्यारों की शेर सिंह से टक्कर देखते हैं। चारों अय्यारों को चलते चलते पूरा दिन गुजर गया। सूर्य अस्तांचल में पहुंचकर इस दुनिया के निवासियों से विदा होना चाहता। ये लोग भरतपुर के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। उन सभी के पैर और सारे कपड़े धूल से हटे पड़े हैं। अब वे जंगल के अंत में हैं और उनसे थोड़ी दूर पर 2-3 बकरियां चल रही हैं, जो इस बात की गवाह हैं कि ये भरतपुर के पास का जंगल है, जिन्हें ग्वाले चारा पानी देने के लिए यहाँ आए। अब हमें यहाँ थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठकर कुछ बातों पर विचार कर लेना चाहिए। चमन लाल ने अपने बाकी 3 साथियों से कहा, इस समय भरतपुर की सीमा पर सुरेंद्र सिंह की फौजें होंगी। हम चारों एक साथ भरतपुर में दाखिल कैसे होंगी? हमारे ख्याल से हम चारों का अलग अलग अपने अपने ढंग से भरतपुर में दाखिल होना चाहिए। गहराचंद पेड़ के नीचे बैठता हुआ अब हम चारों एक साथ तो किसी भी तरह दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये हो सकता है कि हम चारों राजधानी में कोई स्थान निश्चित करके वहाँ मिलें। मेरे दिमाग में तो एक ही रास्ता आता। हीरामल भी बैठते हुए बोला, हमारे पास जो ये बकरियाँ चल रही हैं, ज़रूर 1-2 ग्वाले भी इनके साथ होंगे। जितने भी ग्वाले होंगे, हम में से उतने ही आदमी ग्वाले बनकर राजधानी तक जा सकते हैं। अरे, चमनलाल एकदम चौंक कर बोला, वो देखो कौन चला आता है, काफ़ी तेज़ है,
शायद कहीं पहुंचने की जल्दी में। सबने उस तरफ देखा। सचमुच ही एक आदमी तेजी से चलता हुआ इधर ही आ रहा था। उसके बगल में अय्यारी का लटका हुआ बटुआ इस बात का गवाह था कि वह कोई अय्यार है। वह इतनी दूर था कि अभी तक उसने इनको नहीं देखा था। एक शायद तो वे चारों से देखते रहे। फिर गहराचंद बोला, ये तो सुरेंद्र सिंह का कोई अय्यार लगता है। शायद जंगल में से सुरक्षा के तौर पर बालादवी के लिए छोड़ा गया। नहीं, हरिराम बोला, इसकी चाल बताती है कि ये बालादवी नहीं कर रहा, बल्कि इसे कहीं पहुंचने की जल्दी है। देखते नहीं, बिना इधर उधर देखे तेजी के साथ इधर ही आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी घात में राजगढ़ी जा रहा हो। जो भी हो, हीरामल बोला, लेकिन ये तो निश्चित है कि यह है सुरेंद्र सिंह का अय्यार। हो सकता है कि इसे पता हो कि नलको सुखदेव सिंह को राजधानी में कहाँ कैद किया गया। क्यों ना इसे पकड़ लें और इसे पूछताछ करें। कदाचित कोई भेद की बात बता सके। हीरामल के इस विचार को सभी ने एकमत होकर स्वीकारा और सभी आसपास आड़ में छुप गए। अपने अपने स्थान पर छुपे चारों गई अय्यार इस घात में थे कि कब वे आदमी पास आए और कब वे चारों झपट कर उसको कब्जा करें। उनका इच्छित समय भी आ गया और चारों ने उसे झपट कर पकड़ भी लिया। हालांकि उस आदमी ने खुद को उनके पंजे से बचाने की बहुत कोशिश की, मगर सफल नहीं हो सका। आखिर चारों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और इस तरह से पूछताछ करने लगे। सीधी तरह बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और नाम तुम्हें जान से मार देंगे। देखने में तो आप सब अय्यार लगते हैं, क्या आदमी बोला, और मैं खुद भी अय्यार। क्या एक अय्यार दूसरे अय्यार को मार सकता है? बको मत, चवनलाल गर्जा। बताओ कि तुम किसके अय्यार हो और इतनी तेजी से कहाँ जाते? मैं सुरेंद्र सिंह का अय्यार हूँ और उन्हीं के गुप्त काम से जाता था, उस आदमी ने कहा। लेकिन आप कौन है? मुझे तो चंद्रदत्त के अय्यार लगते हो। ठीक पहचाना तुमने, हीरामल बोला। बताओ कि तुम्हारे राजा ने नलको और सुखदेव को कौन सी कैद में रखा है? ओह, उस आदमी ने जवाब न देकर अपनी बात ही आगे गई। हमें लगता है कि हमारा काम यही हो गया। असल बात यह है कि मैं राजा चंद्रदत्त के पास जा रहा था। हकीकत में मैं सुरेंद्र सिंह का नहीं, बल्कि हरनाम सिंह का अय्यार। उनका एक संदेश लेकर मैं आपके राजा के पास जा रहा था। तुम्हारी कोई भी चालाकी अब काम ना आएगी, चमनलाल बोला। अभी कहते थे सुरेंद्र सिंह के अय्यार हो, हमारी हकीकत जानकर हमारे साथी बनने लगे। सीधी तरह जवाब दो वरना हम अय्यारी के सिद्धांत का बिल्कुल ख्याल छोड़ देंगे। ठीक ठीक बताओ कि कहाँ जाते थे। मेरा यकीन मानिए, आदमी बोला, मैं ये झूठ बोलता था कि सुरेंद्र सिंह का अय्यार। तनख्वाह जरूर सुरेंद्र सिंह से पाता हूँ, लेकिन पक्षपाती हरनाम सिंह का हूँ। अगर मैं खुले रूप से ये कहता फिरूं कि मैं हरनाम सिंह का अय्यार हूँ तो कैसे जी सकूंगा? अब तो मैं आपकी हकीकत जानकर अपनी हकीकत बता रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो मेरे बटुए में हरनाम सिंह की एक चिट्ठी है जो उन्होंने राजा चंद्रदत्त को देने के लिए कहा है। आप लोग उसे पढ़कर यकीन कर सकते हैं। उसके इस तरह कहने पर एक बार चारों ने एक दूसरे की ओर देखा तथा फिर चमनलाल ने आगे बढ़कर उसकी बगल में लटका बटुआ उतारा और उसकी तलाशी लेने लगा। सचमुच उसके बटुए से तय किया हुआ एक कागज निकला। चमनलाल ने वह कागज खोलकर पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें चमक उठी और अपने आप ही बोला, वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब हमें अपना काम करने में और भी अधिक आसानी होगी। अगर इस खत में लिखी बातें सच है तो राजकुमारी कांता का अपहरण भी थोड़ी सी मेहनत के बाद ही कर लेंगे। यह ठीक कहता है हरिराम, यह हरनाम सिंह का ही आदमी है और हमारे महाराज के पास ही जा रहा था। इसके हाथ पैर खोल दो, हमारे काम में ये काफ़ी मदद कर सकता है। वैसे ये इसका खत भी बहुत जल्दी महाराज तक पहुंचना भी ज़रूरी है।